चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जिसे मतलब पता चल जाता है कि बटलर और वो आदमी क्या बात कर रहा होता है, जिसको जान के वो सोचता है कि मेरी मॉम की लाइफ और डेट अब मेरे पे डिपेंड करती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम के साथ कुछ हो। इसलिए अब जो कुछ भी मेरे लाइफ में हो रहा है मुझे ये सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ और डरा हुआ भी हूँ। और ये सब सोच रहा होता तभी उसे अचानक से याद आता है कि ये जो एग्ज़ाम वो क्लियर करने वाला है वो सायंग ग्रुप के सक्सेसर का एग्ज़ाम है। तो अब मुझे इस पर खरा उतरना होगा, क्योंकि आज मेरे लाइफ में जो हुआ है मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है और मुझे किसी भी तरह यहाँ सर्वाइव करना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको प्रेसिडेंट ली के पास लेकर जाता है, जहाँ पे उन सारे सिचुएशन को समझ कर बोलता है कि अगर यदि सायंग टॉप पर आ जाता है तो हम इस कंट्री को सीधा कंट्रोल कर सकते हैं। तो P1 बोलता है कि इसे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत इंटरफेयर किया है जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी झेला है, लेकिन अब और हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उन पूछता है कि एमरॉड हमेशा एक कदम सायंग ग्रुप से आगे क्यों रहता है, जिसको सुन के प्रेसिडेंट ली मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो जितना सोच रहे थे बच्चा उससे कहीं ज़्यादा तेज था। और इधर उन सोच रहा होता है कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। जैसे मुझे पता चल जाएगा उसके बाद ही मैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपने आप को ढाल लूँगा और जैसा आइडल ये चाहते हैं अपने लिए मैं ऐसा ही बन के दिखाऊँगा। उसके बाद उन बोलता है कि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एमरॉड सिर्फ बिजनेस में ही कंट्रोल नहीं जमा रहा है, बल्कि वो पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन अगर हम उनके इस नेटवर्क पे धीरे धीरे वार करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें तो मुझे यकीन है कि हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। एक तो पहला ये कि हम इस कंट्री के नंबर 1 कंपनी होंगे और दूसरा ये कि हम पॉलिटिक्स में भी आ जाएंगे, जिससे देश को कंट्रोल ईजिली कर सके। तो प्रेसिडेंट ली पूछते लेकिन कैसे? तो उन बताता है कि हमें एमरॉड पे सीधा हमला नहीं करना है, बल्कि वो जो न्यू खड़ा किया है हमें धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला करना होगा, फिर ही हम उससे आगे निकल सकते हैं। और हमारे लिए ये भी बेटर होगा कि हमें पॉलिटिकल चैनल्स पे अपना कंट्रोल बना के रखना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम उसे आराम से पीछे छोड़ सकते हैं। तो P1 बोलता है कि लेकिन जैसा तुम बोल रहे हो ये उतना ईजी भी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ये काम भी करेगा। तो प्रेसिडेंट ली बोलते हैं कि नहीं, और वो गुस्से से P1 को घूर कर देखते हैं और बोलते हैं उनको कि तुम जो बोल रहे थे वो कंटिन्यू करो। तो उन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं फ्यूचर में सायंग ग्रुप का एक मेन कैंडिडेट ज़रूर बनूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बटलर को, जो कि उनको लेकर वापस आइलैंड जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया, जिस हिसाब से तुमने उनके सामने बोला है मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम सिर्फ थ्योरी में परफेक्ट नहीं हो, बल्कि तुम और भी चीज़ में अच्छे हो, तुम्हें सोचने समझने का अच्छा समझ है, और ये तुम्हारा पहला मीटिंग था और तुम अपने पहले मीटिंग में अच्छा किए हो, तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब फ्यूचर में इस कंट्री के प्रेसिडेंट बन जाओगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को इग्नोर मत करना, तुम्हारा पूरा नज़र गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे भी होना चाहिए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि सभी स्टेट और इंस्टीट्यूट के लिए भी खतरा होगा। इसलिए तुम्हें सारी जगह अच्छे से नज़र रखना होगा और स्टेट को कोऑपरेट करते रहना होगा, ताकि तुम्हारा लाइफ अच्छे से जाए और कोई भी दिक्कत ना आए। तो उन सोचता है कि ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है कि ये जो बटलर है वो चेयरमैन ली के लिए काम करता है, लेकिन ये मुझे चेयरमैन ली को धोखा देने के बारे में क्यों सिखा रहा है, और ये प्रेसिडेंट ली के कामों से ज़्यादा मुझे राज्य के बारे में क्यों बता रहा है। उसके बाद सोचता है कि आखिर इसका मेन पर्पस क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो है, मैं इसके साथ बहुत टाइम तक रहने वाला हूँ, तो मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं ही इसके क्लोज़ हूँ, तो कभी ना कभी तो मुझे पता चल ही जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जब बहुत बारिश हो रही होती है और उन अब काफ़ी बड़ा हो गया था और वो इस बारिश के मौसम में अपनी मॉम से मिलने आया था और मॉम उसका कॉलर वगैरह चेक करी होती है। तो वो बोल रहा होता है कि मॉम, ये आपका ओल्ड हैबिट है ना, आप जब भी मेरे से मिलते हैं तो आप सबसे पहले मेरा कॉलर चेक करते हैं, शर्ट का और कान के पीछे सब कुछ चेक करते हैं कि कहीं कुछ डिवाइस वगैरह तो नहीं, और आप जब चलती हो तो थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं करती हो। तो उसकी मॉम बोलती कि जो हैबिट है वो काम के दौरान ही मेरे में डेवलप हो गया। वैसे तुम बहुत दिन के बाद मुझसे मिले हो तो तुम बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक होगे ना। उसके बाद उसकी मॉम बटलर के बारे में बता देती है, जिसको सुन के वो सोचता है कि इसका मतलब वो ना ही सर्वेंट है और ना ही सायंग ग्रुप का भक्त है, और ना ही वो बटलर है ना ही आइलैंड प्रेसिडेंट है। वो कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ, बल्कि वो अंडरकवर एजेंट है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो अपने आइलैंड में होता है, ड्राइंग कर रहा होता है, और वो अब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उस गवर्नमेंट एजेंट इतनी दूर क्यों आएगा और सायंग के साथ क्यों मिलना चाहेगा।
उसके बाद सोचता है कि चलो कल्पना करते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सिर्फ सायंग ग्रुप के हायर के रूप में बड़ा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके पीछे और भी कुछ बड़ा कारण है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, सायंग ग्रुप अभी स्टेट के कंट्रोल से बाहर है। इवन इस टाइम सायंग ग्रुप और चेयरमैन ली को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अब मुझे समझ में आ रहा है कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस सायंग में घुसपैठ करने का फैसला किया और वह फ्यूचर में सायंग ग्रुप के उत्तराधिकारी को अपने फेवर में करना चाहता था। इसलिए वो नेक्स्ट सक्सेसर के प्रोग्रेस में इंटरफेयर किया, ताकि वो बीच में आ जाए और सायंग ग्रुप के उत्तराधिकारी को नियंत्रित कर सके बचपन से ही, और वो दिखाए कि वो सायंग के लिए काम करता है, लेकिन उसका अपना फ़ायदा है। उसके बाद सोचता कि जहाँ तक मैंने सुना है कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के लोग ही यहाँ पे आए थे सायंग ग्रुप में और सक्सेसर के बारे में बोले थे कि आपको एक चाइल्ड पालना चाहिए जिसको बचपन से ही आप अपना उत्तराधिकारी के लिए उस हिसाब से तैयार कर सके, जिसके लिए प्रेसिडेंट ली मान चाहते हैं। और अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो बच्चे को खुद ही पालते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे बनाते हैं। और वो ऐसे बच्चे को चूज़ करते हैं जिसका अपना पर्सनैलिटी ना हो, जिससे आराम से कंट्रोल किया जा सके। और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है और बटलर का जो मोटिव है मुझे वो भी समझ में आ गया। बटलर सायंग ग्रुप के साथ हाथ तो मिला लिए और वो सायंग ग्रुप में डायरेक्ट इंटरफेयर करने की जगह उन बच्चों को शिक्षा देते थे, ताकि वो शिक्षक के द्वारा उसे मैनिपुलेट कर सके और धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश करके अपने पक्ष में ले आए। और वो एक तरह से चाहते थे कि प्रेसिडेंट ली का फेवरेट बने रहे वो बच्चा, और साथ में एनआईएस का भी बच्चा फिर फेवरेट बना रहे, और दोनों जगह बैलेंस बना के रखे, जो कि इम्पॉसिबल था। लेकिन मैं ही वो इंसान था जो इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। उसके बाद सोचता कि मुझे पता है कि फ्यूचर में जब मैं चेयरमैन ली का सक्सेसर बन जाऊंगा और सायंग ग्रुप का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा, तो मैं सायंग ग्रुप को इजीली रूल कर सकता हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे हिडन रूप से एनआईएस के लिए काम करना होगा और मुझे सायंग ग्रुप का एक एक सीक्रेट उन्हें बताना होगा और अपने कंपनी का कंट्रोल भी उन्हें देना होगा। और मैं सिर्फ एक पपेट चेयरमैन बन के रह जाऊंगा, जो कि सायंग ग्रुप का उत्तराधिकारी तो होगा और काम करूंगा नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के लिए। और अब मेरी यही किस्मत है। लेकिन मुझे जैसी लाइफ चाहिए थी ये वो लाइफ नहीं है, लेकिन मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि मैं अपना लाइफ जीऊँगा बिना अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा लाइफ का कंट्रोल तो किसी और के हाथों में होगा। उसके बाद वो अपनी मॉम का बात याद करता है, जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के काबिल बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही क्रूएल है और तुम्हें एक ऐसी लाइफ जीने पे मजबूर कर देगी जो तुम नहीं जीना चाहते हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे अकॉर्डिंग सब कुछ हो, तो तुम्हें उसके लिए अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ेगा। और अगर ये दुनिया कभी ऐसा क्रिएट कर दे कि तुम्हें अपने वजूद ही भुलाना पड़े, तो तुम अपने ब्लड को याद रखना। बस एक ही चीज़ है जो तुम्हें याद रखने का ज़रूरत है, कि तुम मेरे बेटे हो, हांजन उन। और जंगुन, मैं बोल रही हूँ कि इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने लाइफ में वापस ज़रूर लेकर आऊँगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े और कितना ही टाइम क्यों ना लगे। जिसको याद करके उस टाइम उन सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे अपनी मॉम को बचाना होगा इन लोगों से, क्योंकि मेरी मॉम के ऊपर भी खतरा है और मेरी मॉम ही एक ऐसी है जो मेरा वजूद खोने नहीं देगी। और मेरी मॉम हमेशा एक उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखती है और उम्मीद देती है। लेकिन मॉम, आपने जो भी कुछ कहा वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए था, और मैं पता नहीं एक होप बनाकर क्यों रख रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में मैं सोच के थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ, कि अब मेरे पास झूठी पहचान रखने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं उतने सालों से सिर्फ अपनी मॉम के लिए इस फेक आइडेंटिटी में जी रहा था। लेकिन अब मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है इस फेक आइडेंटिटी में जीने का और इतना पेन सहने का और किसी और के लिए ये लाइफ जीने का। और मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे किसी के लिए भी कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना। और अगर किसी दिन मुझे ये वर्ल्ड फेक बुलाती है और मेरा रियल वजूद ही मिट जाएगा इनके आगे, तो उस दिन मैं अपने आप को मार लूँगा। उसके बाद उसे क्यों का बात याद आ रहा होता है, जो किससे पूछ रही होती कि बताओ ना तुम कौन हो, तो उन बोलता है कि हाँ जंगुन। तो क्यों बोलती कि बताओ ना, तुम सच क्यों नहीं बताते हो, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, बल्कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम आखिर हो कौन। मैं बहुत दिन से सच जानना चाहती हूँ, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे बता दो तुम कौन हो। तो उन बोलता है कि मैं हूँ हान जंग-उन, और यही सच है। उसके पास सोचता कि मैंने तुम्हें उस दिन अपना नाम इसलिए बताया था क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे जीवन पर इसी तरह से याद किया जाए। मुझे फेक आइडेंटिटी के साथ ना कोई पहचान है, बल्कि मैं जो हूँ लोग मुझे इसी नाम से पहचाने। उसके बाद ये सब याद करके वो क्यों को बोलता कि मैं सायंग ग्रुप का सक्सेसर हूँ
और प्रेसिडेंट ली का गोद लिया बच्चा हूँ जिसे तुम मारना चाहती थी और जिसे मारने के लिए तुम स्कूल तक आ गई, वो मैं ही हूँ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।